अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और मैं मौजूद हूं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब के साथ। इस वक्त इमरान खान के तैयारी की बात हो रही है, इमरान खान की सिक्योरिटी की बात हो रही है। सिक्योरिटी जो है उनको थ्रेट है, इस पे ज़रूर बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब का जो तैयारा था वो अमेरिका से वापस सऊदी अरब जा रहा था, तो उसको वापस किया गया। कुछ टेक्निकल इशूज़ आए, मुख्तलिफ मुतज़ाद इत्तलात हैं उस बारे में भी। ओवरऑल ये कहा जाता है कि इस वक्त जो इमरान खान जिस तरह से एक इंटरनेशनल सिनेरियो में एक बड़े लीडर बन के उभरे हैं, तो उनको इसके साथ साथ ये हमारी माजी की तारीख है कि बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी जो है वो, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, माजी में बिल्कुल जो हमारे लीडरान थे उनको तरह तरह से फिर हमने देखा कि उनको तो लोगों ने कबूल ही नहीं किया। और कोई भी आप बड़ा लीडर ले लें, भुट्टो ले लें, जनरल ज़िया की बात कर लें, शाह फैसल हैं सऊदी अरब में, उनकी आप बात कर लें, जो भी आँखों में कदाफ़ी, बिल्कुल कदाफ़ी, और जो भी उनकी आँखों में खटकने लगता है उसको बहाने से कहीं ऐसे ट्रैप किया जाता है कि उसकी जान तक ले लेते हैं। तो इसलिए इमरान खान एक ही दिन में, मैं समझता हूँ, स्पीच के तहत दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए हैं और बहुत ऐसे लीडर की तरह नमूदार हुए हैं जिसको बर्दाश्त करना दुनिया के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि पाकिस्तान का नाम, इमरान खान का नाम, जैसे वो 27 फरवरी JF-17 नमूदार हुआ था, तो ये समझें कि एक लीडरशिप की जो फील्ड है उसके अंदर इमरान खान जो है वो JF-17 बन के नमूदार हुए। और पूरी दुनिया जो है, जो बातचीत उन्होंने उस दिन की है, इस चीज़ को मानती है कि उन्होंने पाकिस्तान का केस, कश्मीर का केस, इतनी खूबी से, इस्लाम का केस, उन्होंने तो सब कुछ मिला दिया। और मैं कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, उस दिन वो इंटेलेक्चुअल भी थे, उस दिन वो फ़िलासफ़र भी थे, और उस दिन कश्मीर के सफारतकार भी थे। ये सारी चीज़ें जब मिला दें तो उस दिन का इमरान खान बनता है। और उनकी तकरीर के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, यानी ये देखें कि वो स्टार्ट कहाँ से लेते हैं कि जो कि मगरब सुनना चाहता है, माहौलियात, और जो एजेंडा भी है उस सेशन का, और जो एजेंडा है उस सेशन का, बिल्कुल है। एजेंडे के अंदर रहते हुए वो जो बातचीत करते हैं, पहले उनके दिमाग अपनी तरफ लाते हैं कि मेरी बात सुनो, जो कि उनको अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से जब स्विच करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो स्विच कब कर गए। जिसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र करते हैं, फिर वो भी इन्वायरमेंट पे, और फिर उनको इन्वॉल्व करते हैं, और वो भी इन्वायरमेंट के साथ उसका ताल्लुक है। बिल्कुल, कि एक तरफ आप जो है वो बात करते हो कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और इसके अंदर करप्शन और जाने हमें क्या क्या ब्लेम करते हो, तो उसमें आपका हिस्सा है ना। आप ये ऑफशोर कंपनीज क्यों बनाते हो? सारा पैसा वहाँ डंप होता है जाके, और हम अजाब में आ जाते हैं कि ये लोग जो मुल्क का पैसा उठा के ले गए, ये तो इस मुल्क की तरक्की के लिए लगना था। तो ये नौबत हम पर आती है आपकी वजह से। आप वो पैसा, उसके बारे में पूछगिछ नहीं करते, आप अपनी तरक्की के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। आप तो वैसे ही बहुत आगे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ उन्होंने बात कर दी, एक तरह से इल्तिजा भी कर दी कि मेहरबानी करें, इसको देखें, हमारे साथ इंसाफ करें। और फिर वहाँ से वो स्विच करते हैं तो इस्लामोफोबिया की तरफ आ जाते हैं कि ये क्या चीज़ क्या है। फिर वो दहशतगर्दी की तरफ आते हैं। इसी के दौरान ये जो दहशतगर्दी है कहाँ से शुरू हुई, और वो तमिलनाडु का जिक्र कर, जब वो हिंदू थे ना, उसके किसी ने जिक्र किया उस वक्त जब सुसाइड बॉम्बिंग करते थे। दे रहे हैं बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल ये इसी को तो मैं कह रहा हूँ कि ये फिलॉसफी है। फिर स्कॉलरली बातें करते हैं कि मुसलमानों को क्यों इस तरह उनके खिलाफ नफरत पैदा हुई। उन्होंने कहा ना कि मुसलमानों ने दुनिया को रूल किया, रियासत मदीना से शुरू हुए, फिर मुख्तलिफ अम्पायर्स थे, 700 साल तक हम ऐसे उरूज पे रहे। हाँ, उसके बाद ज़वाल पजीर की मुख्तलिफ वजूहात हैं, मगर जब हम उरूज पे थे तो लोगों के दिलों में अभी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो नफ़रत तो है। फिर उन्होंने उसका जिक्र किया कि आप उससे निकलें, और फिर उन्होंने जिक्र किया कि हम क्यों अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतने हसास हैं। उन्होंने कहा वो हमारे दिल में है। फिर उन्होंने कहा दिल की तकलीफ़ जिस्म की तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा है। तो आप इस तरह के खाके जब बनाते हो, हमारे दिल को हर्ट करते हो, दुख पहुंचाते हो, तो हमारी जो रिएक्शन है, हमारा जो रद्द अमल है, उसको समझो, ये काम ना करो, इससे रुक जाओ। ये है जिसको आप दहशतगर्दी कहते हैं। और फिर दहशतगर्दी को उन्होंने इसी दौरान स्विच किया कि ये जो लोग हैं जिनको आप वो कहते थे कि ये उस वक़्त उनको आप मुजाहिदीन कहते थे, तो ये तो मुजाहिदीन है। फिर एक वक्त आया 9/11, उसके अंदर आपने इनका नाम दहशतगर्द रख दिया। मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ रहे थे। मुजाहिदीन का मतलब क्या था कि अपने मुल्क की आज़ादी,
उनकी 5000 साल तक वो जो है वो तारीख है जिसके अंदर किसी गैर आदमी को उन्होंने अपने मुल्क पे कब्ज़ा नहीं करने दिया। उसकी खातिर वो लड़ रहे थे, मुजाहिदीन थे, और वाइट हाउस में उनके बैंक्वेट्स होते थे। रेगन के ज़माने के को अगर आप याद करें, VVIPs, और जो उनके हर चौथे दिन खाने वहाँ अरेंज किए जाते थे वाइट हाउस में, उनको तो आपने आसमान पे बिठाया हुआ था क्योंकि वो आपकी जंग थी। आप रूस को हराना चाहते थे तो वो मुजाहिदीन थे। अब 9/11 आप कब्ज़ा करने के लिए वहाँ पहुँच गए, तो क्या आपके साथ उनका सलूक क्या मुख्तलिफ होगा? वो तो तब भी मुजाहिदीन थे। अब आपने कहा जी ये दहशतगर्द हो गए। तो अपनी डेफिनेशंस को देखें, ये भी उन्होंने सबको समझाया। तो ये चीज़ें समझाने की थी और मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी से उन्होंने समझाया। और जिस तरह ये उन्वान बीच में वो बदल रहे थे, मुझे और आपको भी पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ लेकर जा रहे हैं, पर वो आपको पूरे सफ़र में से लेकर जा रहे थे ताकि एक आम आदमी को भी मेरी बातें समझ आएँ। और फिर वो फाइनली आ गया कश्मीर के मामले में, और जिस तरह कश्मीर का केस उन्होंने समझाया कि आप जब इस तरह करते हो और जो आप उनके साथ हालात आपने पैदा किए हैं, जिस तरह फिर वो करारदाद से शुरू हुए कि ज़्यादती नहीं है, बैनुल-अक़वामी करारदाद है, आप हैं UNO से एड्रेस कर रहे हैं ना, UNO के प्लेटफॉर्म से एड्रेस कर रहे हैं। अब तो फरीक है, अब हम फरीक थे, और उसके बाद 70 साल हो गए, आपने उस पर अमल दरामद नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? ये क्या कश्मीरियों का कसूर है? वो तो आज भी अपनी रायशुमारी के हक़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपने उनको इंतज़ार में डाला हुआ है। हिंदुस्तान जो उनके साथ कर रहा है कि 55 दिन तकरीबन हो गए हैं और उनको इस चीज़ की सज़ा दी कि आप अपने हक़ के लिए आवाज़ क्यों उठाते हो? कैसे कहीं होता है? फिर वो मिसाल देते हैं कि अगर हज़ारों अमेरिकन होते या चंद यहूदी भी होते तो पूरी दुनिया में तहलका और एक हंगामा ना खड़ा हो जाता। अगर जानवर भी होते तो फिर वो जानवरों तक आ गए कि वेस्ट में सबसे बड़ी उनको एडवांटेज ये थी कि वेस्ट में चूँकि वो रह चुके हैं, वो बात उन्हीं की ज़ुबान में और उन्हीं के एहसासात के मुताबिक करते हैं कि मैं यहाँ रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि आप जानवरों को कितनी अहमियत देते हैं। आप जानवरों को भी बंद करें तो तंजीमें होंगी जो कि हंगामा खड़ा कर देंगी। ये तो इंसान है। फिर वो वहाँ तक ले आए और वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे भी आप घर में इस तरह बंद करेंगे तो मैं भी बंदूक उठा लूँगा। अपने ऊपर ले आए। और इस पर कोई कह सकता है कि बंदूक नहीं उठेगी, बंदूक तो उठेगी। और फिर जो आप उनके साथ बर्बरियत, जो आप उनके साथ जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, खाना नहीं है, दवाइयाँ उनकी बंद हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत ही आला तरीके से उन्होंने ये केस सारे का सारा पेश किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी तकरीर जो है उसकी तारीफ़ हो रही है। तो इसलिए अब एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर, और कह रहे हैं सारी दुनिया के 1 साल अभी हुआ है पाकिस्तान की लीडरशिप को इनका, मगर जिस भरपूर तरीके से वो पाकिस्तान को एक आलमी बरादरी में उन्होंने उठाया है, वो ऐसी चीज़ें आपको तारीख़ में कम ही मिलती हैं। मुसलमान दुनिया को देख लो, मगरबी दुनिया को देख लो, और जो बातचीत उनकी तकरीर के बारे में हो रही है, एक बहुत बड़ा मकाम है जो अल्लाह ने उनको दिया है, और एक बहुत बड़ा केस है जो वहाँ से वो जीत के निकले। तो मैं समझता हूँ ये बड़े फ़ख्र की बात है। सर, तैयारी के हवाले से क्या कहेंगे आप? चूँकि आपके मैं समझता हूँ कि ये तैयारी की बात जो है और इसमें क्या इतलात हैं? उसमें पूरी डिटेल्स नहीं आई। एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ऐसे मौके पे कि उसमें कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ गई। टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो बड़ी होती हैं कि तैयारा जो है उसको फ्लाई करना, जब सारी चीज़ें ठीक काम कर रही हों तो लाजमी चीज़ है। आपने देखे ना, रास्ते में अटलांटिक के ऊपर से गुजरना है, पानी, इतनी बड़ी लंबी फ़्लाइट है, तो आप तैयारे को इस हालत में नहीं वहाँ से उड़ा सकते कि अगर हंगामी हालत हो तो वहीं पे कहीं लैंड कर जाए। नहीं, अब उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि आप ज़मीन पे होना चाहते हैं कि जहाज़ इस काबिल ना हो कि उसको फ्लाइंग उसकी आप आगे ले सेफ़ तरीके से कर सकें। और फिर आप एक इतने बड़े आदमी को ऑन बोर्ड लेके जा रहे हैं, रॉयल तैयारा है, उसके साथ आप इस तरह की रिस्क नहीं ले सकते। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें वापस ले जाया गया, वापस उतार लिया गया। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम था क्या। अदरवाइज़ इस तरह के जो जहाज़ हैं, सिविल एयरलाइनर्स जिनको आप कहते हैं, उसमें तो हर चीज़ का बैकअप हुआ करता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने माल फंक्शन किया कि जिसके बैकअप के ऊपर भी आप जो है एतमाद नहीं कर सकते थे? तो ये तो मामला कोई संजीदा मामला है ना, क्या चीज़ थी? इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके बारे में ज़रा जब तक डिटेल नहीं आती, मैं
मज़ीद कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मगर चीज़ जो थी इम्पॉर्टेंट थी और जहाज़ की फ़्लाइंग से रिलेटेड थी, और आप रिस्क नहीं ले सकते थे कि अटलांटिक पूरा जो ओशन है उसके ऊपर से आपने गुज़रना है। इसके ऊपर उनको फ़ैसला लेना पड़ा कि सेफ्टी जो है डिमांड करती है कि वापस आया जाए, लिहाजा जहाज़ वापस चला गया। तो किसी चीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। क्या ये कोई सैबोटाज का एलिमेंट था? आफ्टर ऑल हम तो इसमें से गुजर चुके। जनरल ज़िया का तैयारा अभी की बात नहीं, जनरल ज़िया का तैयारा C-130 एयरफोर्स के हाथ में, कंप्लीट उसकी देखभाल हर चीज़, और वो तबाह करवा दिया गया। उसके साथ अपना एम्बेसडर भी उन्होंने मार दिया एक। इस हद तक दुनिया जाती है। जब उन्होंने कोई मिशन अचीव करना होता है तो फिर तो वो इसके अंदर अपने भी जो नुकसानात हैं उनको भी कबूल कर लेती है।